नमस्कार इंडिया। आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप का स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म स्पीकिंग ट्री और मैं हूं आपके साथ इला गोस्वामी। आज स्टूडियो में हमारे साथ बहुत खास मेहमान जुड़ रहे हैं। स्वागत करना चाहूंगी नीरज बदवाल जी का। बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत धन्यवाद इला, आपने इस मंच पर मुझे बुलाया, इस सम्मान दिया, बहुत धन्यवाद आपको। सर, आपका छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं अपने दर्शकों को देना चाहूंगी। नीरज बदवाल जी मशहूर व्यंग्यकार और लेखक हैं। 2 किताबें आपकी आ चुकी हैं, साथ ही आपने अखबार में कई सारे एडिटोरियल्स इनके पढ़े होंगे। तो नीरज जी, ओशो पर आज हमने ये विषय रखा है। हम ओशो के बारे में आपसे जानेंगे और आपको मैंने इसलिए चुना है क्योंकि मैं काफी टाइम से आपको पढ़ती हुई आई हूँ। आप ओशो के बारे में बड़ा अलग नजरिया रखते हैं। तो ओशो एक मिस्ट्री माने गए हैं। अगर हम उन लोगों की बात करें जो ओशो को फॉलो करते हैं, उनको पता है कि वो एक दार्शनिक हैं। वो जो भी लिखते हैं वो एक स्पिरिचुअल मास्टर के तौर पर उन्होंने लिखा या बोला है। लेकिन यूथ की बात करें हम, तो सोशल मीडिया पे एक सेक्स गुरु की इमेज ओशो की बहुत तेजी से फैला दी गई है और फैल रही है वो तेजी से। तो क्या कारण है कि इतने बड़े दार्शनिक की सिर्फ एक इमेज को फैलाया गया, एक इमेज को पकड़ा गया और बाकी जो उनके चीजें हैं, जो राइटअप्स और जो उनकी ऑडियो लाइब्रेरी है, उसको नहीं यूथ पढ़ता या सुनता है? ऐसा क्यों है? इसकी बड़ी सीधी सी वजह इला मुझे लगता है कि जिन भी लोगों ने ओशो को पढ़ा है, मुझे लग रहा है कि उनके जहन में, उनके दिमाग में तो बात कतई नहीं कि ओशो कोई एक सेक्स गुरु है या उन्होंने सेक्स के बारे में अगर कुछ बोला है तो उनकी जो पूरी छवि है, उनका जो पूरा काम है वहां तक सीमित है। इसको मैं यूं कह सकता हूं कि अगर ओशो ने अगर जीवन में 1000 बातें की होंगी तो उसमें शायद 0.01% बात भी सेक्स के बारे में दी गई। अच्छा। तो इससे पता चलता है कि ओशो के जो उन्होंने काम किया है या जो उन्होंने बातें की हैं, जो भी उनके विचार थे, उसका कितना छोटा सा हिस्सा है सेक्स। अब सवाल ये है कि इसके बावजूद उनकी इमेज कुछ लोगों ने ऐसी क्यों बनाई। उसकी बड़ी और सीधी वजह जो मुझे समझ में आती है कि ओशो उन चंद लोगों में आज की तारीख में भी जिन्होंने इतने विवादित विषय पर इतने खुल के अपनी बात रखी और इतने विस्तार से अपनी बात रखी, और जिस विषय पर ज्यादातर लोग अगर बोलते ना हो, ऐसे में कोई आदमी आए, बोले और ईमानदारी से बोले, तो जाहिर तौर पर उसे बहुत सारे लोग पसंद भी करेंगे और बहुत सारे लोग नापसंद भी करेंगे। तो मुझे लग रहा है कि उनकी सेक्स गुरु की या एक ऐसे गुरु की छवि अगर किसी ने बनाने की कोशिश की, तो उसकी सीधी वजह यह है कि वो शायद उन चंद लोगों में या उन इक्का दुक्का लोगों में जिन्होंने इतने विवादित विषय पर बोलने का हौसला दिखाया, हिम्मत दिखाई। बातें तो उन्होंने, जैसे मैंने कहा, और भी की। अब चूंकि आप किसी आदमी ने अगर ओशो को पढ़ा नहीं, सुना नहीं, तो उसके लिए उसके दिमाग में वही छवि होगी जो एक प्रचलित छवि बनाई गई है। वरना तो ओशो तो कह सकते हैं कि एक महासागर है जिसमें आप शायद गोते लगाते जाएं और आपको लगेगा कि सागर का कोई अंत नहीं है, कोई छोर नहीं है। एक आर्टिकल मैंने पढ़ा था, स्पीकिंग ट्री की वेबसाइट पे ही है, ओशो एक विवादित सन्यासी। तो विवादित सन्यासी क्यों कहा गया ओशो को? आपने इतना पढ़ा सुना है ओशो को, तो क्या विवाद, क्या केवल ये सेक्स गुरु वाला ही एक विवाद था या कुछ और भी विवाद हुए हैं? और दूसरा मेरा सवाल ये है कि आपकी नजर में ओशो से आज का यूथ क्या सीख सकता है? हाँ, ये मुझे लगता है कि इस चर्चा का शायद सबसे अच्छा सवाल है, और ये सारी जो चर्चा ओशो पर हो रही है उसके मायने ही सवाल में है कि हम लोग क्या सीख सकते हैं। मैं थोड़ा सा, अगर आप मुझे इजाजत दे, तो मैं थोड़ा इसका विस्तृत जवाब देना चाहूंगा। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि हर किसी के लिए जो सवाल है और इसका शायद कुछ हद तक जवाब भी है, वो बहुत जरूरी है आज के वक्त में। देखिए इला, होता क्या है, माफ कीजिए, होता यह कि कोई भी इंसान जो एक उम्र में बड़ा होता है, 20 साल का, 22 साल का, 24 साल का, हर इंसान जैसे जैसे बड़ा होता है उसका एक बिलीफ सिस्टम तैयार होता है, किन चीजों पे वो विश्वास करता है। अब इस बिलीफ सिस्टम में बहुत सारे कारक होते हैं जो आपका बिलीफ सिस्टम बनाते हैं। आप किस परिवार में पैदा हुए, आप हिंदू परिवार में पैदा हुए, मुस्लिम परिवार में पैदा हुए, आप किस तरह की फैमिली में पैदा हुए, आप एक ऑर्थोडॉक्स फैमिली में पैदा हुए, एक लिबरल फैमिली में पैदा हुए। अगर आप दकियानूसी परिवार में पैदा हुए जहां पर अंधविश्वास बहुत ज्यादा है, तो आपकी शख्सियत में आ जाते हैं। अगर आप एक ऐसे परिवार में पैदा हुए जहां आपको सोचने समझने की छूट नहीं दी जाती, तो आपका सोच का दायरा भी बड़ा सीमित हो जाता है। सपोज एक आप ऐसे हिंदू परिवार में पैदा हुए जहां आपको कहा जाता है कि सारे मुसलमान खराब होते हैं, तो फिर आपकी सोच एक मुसलमानों को लेकर है कि वो खराब है। या आप एक ऐसे मुस्लिम परिवार में पैदा होते हैं जहां आपको कहा जाता है कि जो भी मुस्लिम नहीं है वो काफिर है, तो सोच जाहिर तौर पर आपकी एक बन जाती है। ये सारी सोच इंसान का एक बिलीफ सिस्टम बनाती है, और जैसे अब बड़े होते हैं फिर इसमें हमारे राजनीतिक विचार भी आ जाते हैं कि हम किस पॉलिटिकल पार्टी को पसंद करते हैं, किसको नहीं करते। अब होता क्या है कि जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमारा चूंकि बिलीफ सिस्टम बन चुका है, हम अपने उस बिलीफ सिस्टम से अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं कि मैं ये हूं, ईला ये है,
ईला ये है जो इन जिन चीजों को पसंद करती है, इनको नापसंद करती है, इस तरह के लोगों को बुरा मानती है, इस तरह की बातों को अच्छा मानती है। हो सकता है ईला आधुनिक परिवार से आए तो उसके लिए पार्टी करना, देर रात दोस्तों के साथ जाना बुरा ना हो, लेकिन हो सकता है ईला एक ऑर्थोडॉक्स फैमिली से आई हो तो उसके लिए लड़कों के साथ दोस्ती करना बुरा हो। तो ये आपका एक बिलीफ सिस्टम है, वो चीजें जिन पर आप भरोसा करते हैं। अब होता क्या है कि एक उम्र के बाद हम उन्हीं चीजों के लिए कहीं ना कहीं तर्क इकट्ठे कर रहे थे जिन्हें हम अपने तरह से ठीक मानते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। मुझे एक ऐसा इंसान मिल जाए जो बताए कि जिस पॉलिटिकल पार्टी को या नेता को मैं ठीक मानता हूं, वो भी कहे कि हाँ यार वो आदमी ठीक है, और फिर मैं उसको सुनना पसंद कर देता हूँ। कोई मुझे बताए कि नहीं यार ये सारे हिंदू बुरे होते हैं, तो मुझे आदमी बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे भी यही विश्वास दिलाया गया। या फलानी जाति के लोग जो होते हैं वो बड़े एग्रेसिव होते हैं, उन्होंने बड़े जुल्म ढाए हैं। तो हम अपनी नफरत के लिए, अपने जो भी हमारे विचार हैं उसके लिए हम तर्क इकट्ठा करते जाते हैं। इसको जैसे अंग्रेजी में हम कहते हैं कि कंफर्मेशन बायस। हम उसी तरह की बातों को सुनना पसंद करते हैं जो हम पहले से मानते हैं। और होता ये है कि जैसे बाजार में हर तरह की दुकानें खुली हुई हैं, अगर आपको एसी खरीदना है तो 4 दुकानें एसी की हैं, टीवी खरीदना है तो 5 दुकानें टीवी की हैं, उसी तरह बाजार में विचारों की बहुत सारी दुकानें खुली हुई हैं। विचार बेचने वाले लोग भी हैं, जिन्हें पता है कि अच्छा ऐसे ग्राहक बाजार में घूम रहे हैं जिन्हें ये सुनना है हमारी तरफ से कि अच्छा फलाना पार्टी अच्छी है, फलाना जीवन जीने का तरीका अच्छा है, अमुक आदमी बड़ा अच्छा है। उन्हें पता है कि इस तरह के ग्राहक बाजार में, तो अपनी विचारों की दुकान खोल लेते हैं। जैसे अगर किसी को पता है कि एक हिंदू है या एक मुसलमान है, उसे अपने धर्म की महानता ही सुननी है, उसके अलावा से कुछ सुनना नहीं है, तो फिर बाजार में बहुत सारे धर्मगुरु आ जाते हैं, कथावाचक आ जाते हैं, जो आपको आपके धर्म से इर्द गिर्द एक बात नहीं बताएंगे, तार्किक तरीके से सोचने की वो छूट नहीं देंगे, आपको यही कहेंगे कि सबसे महान ये है। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि इस तरह का ग्राहक बाजार में है। तो अल्टीमेटली हर आदमी दुकानदार बन जाता है और आप उसके ग्राहक हैं। और जैसा कि इला बाजार का एक नियम है कि ग्राहक ही राजा होते हैं। बिल्कुल। तो जो भी ये दुकानदार होते हैं वो कभी अपने ग्राहक को नाराज नहीं करते हैं, ये हर वो बात करते हैं जो आप सुनना चाहते हैं, और फिर इस तरह से अपने पीछे एक भीड़ लगा लेते हैं। और आखिर में क्या होता है कि वो जो भीड़ आपके पीछे लगती है वो आपकी ईगो को भी संतुष्ट करती है कि देखिए मेरे पीछे 10 लाख लोग लगे हैं। अब आपके पीछे भीड़ लगेगी तो अपना बाजार भी लेकर आएगी, आपको उससे पैसे भी आएंगे। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? वो भीड़ आपकी जय जयकार भी कर रही है, वो भीड़ आपको पैसे भी दे रही है, वो भीड़ आपकी ईगो को भी संतुष्ट कर रही है। तो फिर होता क्या है कि एक वक्त के बाद कोई भी इन्फ्लुएंसर, कोई भी कथावाचक, कोई भी धर्मगुरु, कोई भी यूट्यूब इन्फ्लुएंसर ऐसी कोई बात नहीं करता जो उसके ग्राहक को नाराज करे, उसको ऑफेंड करे। बहुत डीप बात कही है आपने। इसलिए मैं कहता हूं कि ओशो की रेलेवेंस आपने पूछा कि क्यों। दुनिया में 99% मुझे लगता है, या मैं कहूं कि इससे भी ज्यादा जो विचारक हैं वो शायद इसी पॉइंट से आगे, इसी बिंदु से आगे नहीं बढ़ पाते हैं, क्योंकि कोई भी इंसान, कोई भी बुद्धिजीवी कभी अपनी लोकप्रियता के साथ समझौता नहीं कर सकता। वो अपने चाहने वालों को कभी ऑफेंड नहीं करता, और जब आप अपने चाहने वालों को कभी ऑफेंड नहीं करते तो अपने चाहने वालों के ही गुलाम हो जाते हैं। फिर आप वही बात करते हैं जो आपको पता है कि वो सुनना पसंद करते हैं। और अगर एक विचारक अपने चाहने वालों का ही गुलाम हो जाए तो फिर वो विचारक नहीं रहता, वो वैसा ही मक्कार हो जाता है जैसा एक मिलावटी मिठाई बनाने वाला दुकानदार मक्कार हो जाता है। तो फिर वो जो विचारक वो आपको एक्सप्लॉइट करा, और आप तो एक्सप्लॉइट होना ही चाहते थे। ओशो के स्वरूप में अलग थे। क्यों विवादित थे? क्योंकि ओशो ने कभी इस बात की परवाह नहीं की कि मुझे इस आदमी को प्रसन्न करना है। ओशो की निष्ठा जीवन भर, जितना मैंने उनको सुना, पढ़ा, सैकड़ों घंटे उनको आज तक सुना है, पढ़ा है, और एक ही बात मुझे समझ आई कि उनकी अंतिम निष्ठा और इकलौती निष्ठा अपने कन्विक्शन और सच्चाई को लेकर थी। उनको जो जो सच लगा उन्होंने वो कहा, बिना इस बात की परवाह किए कि इस सच से 100 लोग उनके साथ जुड़ेंगे या 200 लोग उनसे खफा हो जाएंगे। हो सकता है कि अगर उनको गांधी की एक बात अच्छी लगी तो उन्होंने गांधी की प्रशंसा भी की, अगर उनको गांधी जी कहीं गलत लगे तो उन्होंने गांधी जी की आलोचना भी की, लेकिन आलोचना करते वक्त ये नहीं सोचा कि इससे कहीं गांधी के प्रशंसक नाराज तो नहीं हो जाएंगे। और यही अप्रोच जो रजनीश की थी, ओशो की थी, वो सभी धर्मगुरुओं को लेकर, धर्मगुरुओं नहीं, यूं कहूं कि सभी धर्मों को लेकर, सभी संतों को लेकर रही। उन्हें जिस जिस धर्म की, जिस जिस संत की जो बात अच्छी लगी, मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान के इतिहास में कोई इंसान इतना वेल रेड होगा जिसने इतना अध्ययन ना सिर्फ भारतीय धर्म ग्रंथों का किया है बल्कि वर्ल्ड ओवर पूरे लिटरेचर का किया है। और इतने खुले तौर पर उन्होंने बोला
लेकिन बोला वही जो उनकी कन्विक्शन थी, जो उनको ठीक लगता था। अगर सही लगता है तो तारीफ भी करूंगा, बुरा लगता है तो बुराई भी करूंगा, लेकिन इस दबाव में नहीं आऊंगा कि तुम ऑफेंड तो नहीं हो जाओगे, तुम नाराज तो नहीं हो जाओगे। और यही बात आज की तारीख में हम सबको सीखने की जरूरत है कि एज ए कम्युनिकेटर, एज ए बौद्धिक इंसान, हमारी जो अल्टीमेट जो कमिटमेंट है वो सच्चाई के लिए होनी चाहिए, ना कि उस सच्चाई की वजह से मिलने वाली लोकप्रियता की वजह से होनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि शायद हम सबके लिए ओशो के जीवन का हासिल यही है कि हम परवाह मत करें कि हमारी सच्चाई से कौन कन्विंस हो रहा है, कौन कन्विंस नहीं हो रहा, क्योंकि मैं पहले भी कह चुका हूं कि जो सच्चाई होती है इला, वो टाइमलेस होती है। वो अपना श्रोता वर्ग या अपना पाठक वर्ग अपने वक्त में ही नहीं ढूंढती है, वो अपने वक्त के बाद भी जिंदा रहती है। हो सकता है वॉन गॉग की पेंटिंग उनके वक्त में किसी को पसंद नहीं आई, उन्होंने सुसाइड तक कर लिया, उनकी एक पेंटिंग तक नहीं बिकती थी। वॉन गॉग से जुड़ा एक किस्सा बड़ा मशहूर है कि उनकी जब पेंटिंग नहीं बिकती थी तो उनके भाई को बड़ा तरस आया इस बात पर कि यार मेरा भाई दिन भर पेंटिंग बनाता है, इसकी कोई पेंटिंग नहीं बिकती है। तो उन्होंने अपने एक दोस्त को पकड़ा और उसको कुछ पैसे दिए और उसको भेजा कि जाओ इसकी पेंटिंग खरीद के आओ। तो वो जब उनका दोस्त वॉन गॉग के पास पहुंचा, उनके भाई का भेजा दोस्त, तो वो पेंटिंग देखने लगा और जो सामने पेंटिंग पड़ी थी उन्होंने कहा ये मुझे दे दो। तो वॉन ने उनसे पूछा कि आपको क्या पसंद आया? क्या नहीं मुझे पसंद आई। वॉन गॉग को फौरन शक हो गया, कहते तुम्हें क्या मेरे भाई ने भेजा? तो उन्होंने कहा, तो उन्होंने कहा जाओ तुम्हें नहीं दूंगा। तो उनके भाई ने फिर उनसे पूछा कि यार तुमने पेंटिंग वो खरीद रहा था क्यों नहीं खरीदने दी? क्या आपने क्यों भेजा? उन्होंने कहा कि लेकिन उसको तो कदर नहीं थी पेंटिंग की। क्या फिर तुम बनाते ही क्यों? तुम्हें हासिल क्या है? उन्होंने कहा कि मैं पेंटिंग बनाता हूं, यही मेरा हासिल है, मुझे इस पेंटिंग से कुछ नहीं चाहिए और मैं उसी आदमी को दूंगा जो उसकी कदर करेगा, जो उसकी वैल्यू करेगा। और ये इतिहास है कि वॉन गॉग अपने वक्त में पागल भी हुए, पागल खानों में भी रहे, उन्हें कभी मान्यता नहीं मिली, ऐसे ही मर गए। और आज की तारीख में आज भी उनकी पेंटिंग लाखों करोड़ों डॉलर में बिकती हैं। कहने का मेरा मतलब यही था कि अगर आप कलाकार हैं, आपकी कला में कन्विक्शन है, सच्चाई है, तो हो सकता है आपका वक्त आपको पहचान ना दे, हो सकता है आपके वक्त में वो समझ ना हो कि वो उसको अप्रिशिएट कर पाए, लेकिन चूंकि सच्चाई टाइमलेस होती है, आज से 20, 30, 40 साल बाद वो वक्त जरूर आएगा जबकि आपकी सच्चाई को दुनिया एक्नॉलेज करेगी। अच्छा नीरज जी, ये शो हमने थोड़ा सा यूथ बेस्ड ही रखा है कि ओशो से यूथ हमारा क्या सीख सके। तो मैं आपसे कोई एग्जांपल जानना चाहूंगी कि ओशो का कोई वाक्य आपने पढ़ा सुना हो कि कब कब आपको ऐसा महसूस हुआ हो कि ये बात तो जी इन्होंने बिल्कुल सोसाइटी से अलग हटके करी है, कि ये मुझे लगता है मैं इतने कन्विक्शन के साथ कह रहा हूँ, भले ही सामने वाला बुरा मान जाए। तो कोई अगर वाक्य आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहें। मुझे लगता है कि ओशो का जो सारे का सारा दर्शन है, उनकी सारी की सारी बातें वो इसी तरह की बातों से भरी हुई हैं। देखिए इला, जब भी अच्छी चीजें बताकर कुछ चीजें प्रमोट की जाती है ना, तो हम उस अच्छी चीजों के पीछे का मनोविज्ञान नहीं समझते हैं। जैसे ओशो का कहना है कि आदत अपने आप में ही बुरी होती है। जैसे आप कहेंगे कुछ अच्छी आदतें होती हैं, कुछ बुरी आदतें होती हैं। आदत तो बुरी है। जैसे कोई आदमी कहता है कि भैया मैं तो सुबह रोज 5 बजे उठ के पूजा पाठ करता हूँ, या 5 बजे उठ के जिम जाता हूँ, ये मेरी आदत है। कोई इंसान कहता है कि मैं सिगरेट पीता हूँ, ये मेरी आदत है। अब आप कहेंगे कि सिगरेट पीना बुरी आदत है और सुबह 5 बजे उठकर अगर रोज पूजा पाठ करता है बिना किसी ब्रेक के, भली दुनिया इधर की उधर हो जाए, अच्छी आदत है। ओशो कहते नहीं। ओशो का कहना है इस स्थिति में जो रोज सुबह उठ के 5 बजे पूजा पाठ करता है, उसकी आदत सिगरेट पीने वाले की आदत से ज्यादा बुरी है। क्यों बुरी है? यही बात है, क्यों बुरी है आप सुनिए। वो बुरी इसलिए है क्योंकि जो इंसान सिगरेट पीता है उसे हमेशा इस बात का भान है, एहसास है कि मैं गलत काम कर रहा हूं, और चूंकि उसे गलत बात का भान है, उसके अंदर वो गिल्ट है, तो हो सकता है आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं वो उस बुरी आदत से मुक्ति पाए। लेकिन जो एक इंसान सुबह 5 बजे रोज उठकर पूजा पाठ करता है और उसमें इस बात का अभिमान भी है कि अच्छी बात है, तो वो कुछ भी दुनिया इधर की उधर हो जाए, उस अच्छी आदत से कभी मुक्ति नहीं पाएगा। हो सकता है किसी दिन उसका कोई फ्रेंड कहे कि मैं 4 बजे स्टेशन पे आ रहा हूँ, 4:30 बजे आ रहा हूँ, वो कहेगा नहीं मेरा तो पूजा पाठ छूट जाएगा। वो अपने दोस्त को समझौता कर लेगा, समझौता कर लेगा, लेकिन उसको लेने नहीं जाएगा, पूजा पाठ से समझौता नहीं करेगा, और उसको कभी एहसास भी नहीं होगा कि वो अपनी आदत का गुलाम हो गया। और ओशो का कहना है कि अल्टीमेटली किसी भी इंसान के लिए उसकी फ्रीडम सबसे ज्यादा मायने रखती है। आदत भले ही आपकी अच्छी हो या बुरी हो, आपको अपनी आदत का गुलाम नहीं होना। अपने ऊपर इतना नियंत्रण रखना है कि अगर आप सपोज ड्रिंक भी करते हैं तो उस ड्रिंक का गुलाम नहीं हो जाना है।
अगर आप सुबह 5 बजे उठ के पूजा पाठ भी करते हैं तो उस पूजा पाठ का भी इतना गुलाम नहीं हो जाना कि कल को कोई एक मित्र आपकी मदद मांगे और आप इसलिए ना जा सके कि नहीं मेरा तो पूजा पाठ का रूटीन टूट जाएगा। अब सिगरेट पीने वाले को तो इस बात का एहसास है कि वो गलत आदत का शिकार है, लेकिन पूजा पाठ करने वाले को कभी इस बात का एहसास नहीं है कि जो उसने उसको आदत बना लिया है वो आदत उसके लिए कितनी नुकसानदायक है, क्योंकि निजी संबंध, दोस्त का बुलाना उस पूजा पाठ से भी कहीं ज्यादा ऊपर है। तो इसलिए ये जो समझ है, ये मुझे लगता है कि इस स्तर पर जाकर अगर ओशो चीजों को एक्सप्लेन करते हैं, जो उनका मनोविज्ञान है, मुझे लगता है कि ये चीजें शायद बाकी लोग इस चीज को उस तरह से नहीं पकड़ पाते हैं कि कहीं ना कहीं अच्छी छवि बनाकर भी हम अपनी ईगो को एस्टेब्लिश कर रहे होते हैं उस अच्छी छवि के पीछे, कि देखिए दुनिया कहती है अरे वाह फलाना जी तो रोज पूजा पाठ करते हैं, अरे फलाना जी तो बड़े अच्छे हैं, फलाना जी तो बड़े अच्छे हैं। फलाना जी अगर कुछ कर ही इसलिए रहे ताकि दुनिया उनको अच्छी कहे, तो फिर वो अच्छा काम उनका व्यवहार नहीं है, वो एक और ईगो को एस्टेब्लिश करने का टूल है, जरिया है। बट नीरज जी आजकल तो यही भेड़ चाल चल रही है, हम सब कुछ अपनी पूरी पर्सनल लाइफ हमने सोशल मीडिया पे खोल कर रख दी है कि देखिए देखो जनता को क्या पसंद है, हमारा व्यूअर क्या पसंद कर रहा है, हम वही दिखाएंगे। जो आपने शुरुआत में भी कहा कि ओशो इससे बिल्कुल अलग हटके बोलते थे। तो अगला सवाल मेरा इसी पर है कि कैसे भेड़ चाल से बाहर आए, क्योंकि जो एक फोमो होता है ना, फियर ऑफ मिसिंग आउट, ये आजकल बहुत स्पेशली यूथ में बहुत अंदर तक घर कर गया है। वो नहीं दिखाते हैं जो उनकी असली पर्सनालिटी होती है, वो दिखाते हैं जो सामने वाला देखना पसंद करे। तो उस चीज से कैसे बाहर आए? ये बड़ा मुश्किल सवाल है, लेकिन मुझे लग रहा है शायद उतना मुश्किल भी नहीं है। देखिए मुश्किल सवाल इस मायने में कि ऑब्वियसली कि अगर आप जब 15 या 16 साल की उम्र में होते हैं, या यूं कहीं कि उससे भी यंग होते हैं, तो आप दुनिया से अपने लिए मान्यता लेने की कोशिश कर रहे हैं कि दुनिया आपको एक्नॉलेज करे, आपको सराहे। और फिर होता क्या कि आपके पास ऐसा कोई हुनर तो है नहीं कि आप कुछ बहुत बड़ा काम कर रहे हैं कि दुनिया आपको उसके लिए सराह रही है। तो वो जो एक्नॉलेजमेंट दुनिया से आपको लेनी होती है, वो एक्नॉलेजमेंट आपको तब मिलती है कि जब मेरे दोस्त जो कर रहे हैं, अच्छा इस तरह की डीपी डालना, अच्छा फलानी जगह घूमने, एक टूरिस्ट प्लेस पे जाना, महंगी जगह पर रेस्टोरेंट में खाना खाना, और फिर उस पर 30 लोगों ने आपको लाइक दी, एक खास तरह की ड्रेस पहन के पिक्चर खिंचवाना। तो फिर जब आप वो सब चीजें करते हैं जो आपके सर्कल में, आपके यूथ में लोग कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि हाँ आपको उन चीजों से मान्यता मिलती है और आप फिर उन सारी चीजों के गुलाम हो जाते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जैसे जैसे आप बड़े होते हैं, आप अपने आप को पहचानते हैं कि आप किस काम के लिए बने हैं, आप क्या कर सकते हैं, आपकी क्या ताकत है। और फिर जब आपको उस काम से पहचान मिलना शुरू हो जाती है, तो फिर आप दुनिया पर डिपेंड होना भी बंद हो जाते हैं, दुनिया को इम्प्रेस करना भी बंद कर देते हैं। मैंने कल परसों एक पंक्ति अपने सोशल मीडिया पे लिखी थी कि सच की सबसे बड़ी निशानी होती है कि उसमें खुद को सच साबित करने की बेचैनी नहीं होती है। झूठ हमेशा बड़ा लाउड होता है, झूठ दुनिया को कह रहा होता है कि हाँ भैया मुझे देखो। झूठ अटेंशन सीकर होता है, सच कभी अटेंशन सीकर नहीं होता। सच को कोई परवाह नहीं कि दुनिया इसको एक्नॉलेज करे ना करे। गुलाब का फूल कभी उसको कोई परफ्यूम लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। गुलाब के फूल में तो एक सहज खुशबू है, लेकिन अगर ये प्लास्टिक का फूल है तो इसको खुद को आकर्षित करने की एक सुगंध की जरूरत पड़ती है। तो मुझे लगता है कि जैसे जैसे हम पहचानते हैं कि हमारा रियल सेल्फ क्या है, हम क्या हैं, और हम अपने काम के जरिए अपने आप को प्रूव करने लगते हैं, तो उसके बाद हमें दुनिया की मान्यता की उतनी परवाह नहीं रह जाती। लेकिन आजकल वो बहुत उलट रहा है नीरज जी। हम अगर प्रैक्टिकल ग्राउंड पे बात करें तो जो दिखता है वही बिकता है वाली थ्योरी आजकल बहुत फेमस हो रही है। जो आपने बात कही कि सच को ज़रूरत नहीं है, झूठ अटेंशन चाहता है, चिल्ला चिल्ला कर कहता है। लेकिन मैंने भी एक जगह कहीं पढ़ा था कि अगर आप 100 बार झूठ बोलते हैं ना, तो वो 101वीं बार सच लगने लगता है दुनिया को। और आजकल वही हो रहा है कि हम जितना तेज तेज चिल्ला के अपने बारे में, अपने गुणों के बारे में बखान करते हैं, लोग उतना ही ज्यादा हमसे अट्रैक्ट होते हैं। तो प्रैक्टिकल तौर पे अगर हम बात करें तो कैसे हो सकता है ये? मतलब आप कैसे वेट कर पाओगे कि जी मैं तो गुलाब हूँ, मेरे अंदर तो बहुत सुगंध है, सामने वाला खुद ही देख लेगा। लेकिन दूसरा जो है वो तो तेज परफ्यूम, महंगे महंगे परफ्यूम लगा के बैठा है और गुलाब की तरह खुशबू पा रहा है। हाँ, तो इसके लिए हिम्मत चाहिए, साहस चाहिए। इसके लिए भीड़ से अलग होकर खुद के अंदर आप खुद को बेचैन ना करना कि जो दुनिया कह रही है, जो दुनिया कर रही है, मैं भी वो करूं, उस भेड़ चाल का हिस्सा बनूं। उसके लिए बड़ी हिम्मत चाहिए, क्योंकि देखिए जब आप भीड़ का हिस्सा बनते हैं, वो करते हैं जो दुनिया कह रही है, वो करते हैं जो दुनिया कर रही है, तो आपको हौसला मिलता है। आप अपने आप को आइसोलेटेड फील नहीं करते, आपको दुनिया भी अलग निगाहों से नहीं देखती है। लेकिन आप जब अपने सच को लेकर आपके अंदर एक कन्विक्शन होती है कि नहीं, मुझे पता है सारी चीजें बनावटी हैं, इनमें कुछ नहीं रखा। लेकिन देखिए वो चीजें बनावटी हैं, आपको तब एहसास होगा ना जब आपने सच में सच चख लिया होगा। जब आपने सच में सच चखा ही नहीं है,
तब आप उन झूठी चीजों को आप भी तो सच मानेंगे। बिल्कुल। तो सारा सवाल ये है कि आपने क्या कोई जर्नी स्टार्ट की है। मैं इसको इस तरह से समझता हूँ इला कि नेचर की सबसे खूबसूरत चीज क्या है कि अगर एक गुलाब की अगर हम एक उदाहरण लें कि अगर एक गुलाब का बीज है तो उसको किसी करियर काउंसलर के पास जाके नहीं पूछना कि मुझे क्या बनना है। बिल्कुल बिल्कुल। गुलाब का बीज तो गुलाब बन ही जाएगा, बन ही जाएगा। लेकिन आपके अंदर कौन सा बीज है, आपके अंदर कौन सा गुलाब है, ये तो आपको खुद ही ढूंढना है। इसको हम दूसरे शब्दों में कहते हैं कि इंसान जब पैदा होता है तो उसके साथ कोई मैनुअल गाइड नहीं आती है, एक फ्रिज के साथ एक टीवी के साथ आती है कि इसे कैसे चलाना है, लेकिन हमें अपनी जिंदगी कैसे चलानी है इसके लिए कोई पुस्तिका साथ में नहीं आती, कोई गाइड नहीं आती। आपको खुद ही फिगर आउट करना है कि अच्छा मैं गुलाब हूं, मैं गेंदा हूं या क्या हूं, मैं कैक्टस हूं। हाँ, हो सकता है मैं खुद को गुलाब मानूं, दुनिया को लगे आप कैक्टस हैं। तो ये स्ट्रगल, ये जर्नी तो आपको खुद ही अपनी शुरू करनी पड़ती है। और मुझे लगता है कि जब हम ओशो की बात करते हैं, किसी भी गुरु की बात करते हैं, वो गुरु भी आपके लिए तभी हेल्पफुल होता है जब आप जर्नी खुद अपनी स्टार्ट करते हैं। जब हम ओशो के किसी भी गुरु की इतनी बात करते हैं तो अक्सर मैं कहता हूं कि गुरु क्या है या गुरु क्या ऑफर कर रहा है, ये सवाल ही उन लोगों के लिए जो किसी स्पिरिचुअल जर्नी पर, किसी आध्यात्मिक यात्रा पर निकले हुए। ये ऐसे ही है कि सपोज आज आप नोएडा में हैं, आपको ऋषिकेश जाना है। ऋषिकेश आप किस किस रास्ते से जाएंगे, इसके लिए आपको मैप की जरूरत है, नेविगेशन की जरूरत है। और आपको जो रास्ता बता सकता है, आप उस आदमी से पूछेंगे कि किस रास्ते से मैं ऋषिकेश जाऊं, लेकिन आप रास्ता पूछेंगे तब ना जब आपको ऋषिकेश जाना है। बिल्कुल। आध्यात्मिक यात्रा में गुरु भी आपकी तभी मदद कर सकता है जब आप किसी सफर पर निकले तो सही। कौन सी चीज कहां आपको लेकर जाएगी, कहां जा रही है, आप तब जानेंगे ना, गुरु आपको तब बताएगा ना जब आप यात्रा पर निकले तो सही। अब होता क्या है कि हम किसी आध्यात्मिक यात्रा पर निकले ही नहीं हुए, हम कुछ सी गहरे या बड़े सवालों से जूझ ही नहीं रहे, हमारे दिमाग में कोई सवाल ही नहीं है, और हम फिर अचानक से ओशो का एक प्रवचन सुनते हैं, किसी का भी सुनते हैं, और हमें लगता है आदमी क्या बोल रहा है, हम कुछ समझ नहीं पाते, रिलेट नहीं कर पाते, ये थोड़ा थोड़ा सा रिलेट करते हैं और उसको याद करने की कोशिश करते हैं कि कल को दोस्तों के बीच में इन लाइन को सुनाकर मैं बताऊंगा कि मैं कितना इंटेलेक्चुअल हूं। अब अगर आप खुद, आपके दिमाग में कुछ सवाल चल रहे हैं, तब तो आप समझ पाएंगे कि वो आदमी क्या बोल रहा है, क्योंकि ऑलरेडी आपके दिमाग में सवाल चल रहा है। लेकिन आपके दिमाग में कभी कोई सवाल आए नहीं, आपने सिर्फ उनकी बातें सुनी, उनकी कही बातें याद रख ली, तो फिर कल को आप जब सुना भी पाएंगे, सुनाने भी लगेंगे उन बातों को, तो आपकी सुनाई बातों में कन्विक्शन नहीं होगा, क्योंकि वो बातें आपके दिल से नहीं निकली, आपको पता ही नहीं कि उनके मायने क्या। इसलिए गुरु क्या है, गुरु क्या ऑफर कर रहा है, गुरु की बातों के क्या मायने हैं, इसके तब तक कोई मायने नहीं है जब तक पहले आप खुद से ये इतना पूछ लें कि आप क्या है। आपके पास कोई सवाल होंगे तभी तो गुरु जवाब देगा। जब तक आप सवाल ही नहीं पूछेंगे तो गुरु जवाब कैसे देगा, और गुरु अगर जवाब दे भी रहा है तो आपको पता कैसे चलेगा कि वो किस सवाल का जवाब दे रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद नीरज जी इस चर्चा का भाग बनने के लिए। आखिर में बस अपने दर्शकों को यही कहना चाहूंगी कि देखिए, डिसाइड करिए कि आपको किस जर्नी पर निकलना है। स्पीकिंग ट्री स्पिरिचुअल कंटेंट और ऐसे ही कई इंटरव्यूज के जरिए आपकी उस जर्नी में मदद तो कर सकता है आगे बढ़ने के लिए, लेकिन ये आपको खुद ही डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको लाइफ में क्या करना है, खुद को ढूंढना भी है या नहीं, किस जर्नी पर निकलना है, आध्यात्मिक बनना भी है या नहीं। तो ये चीज आप डिसाइड करिए। जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। नमस्कार।